हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर पुलिस कुमार पेड़ा एंड आप सभी का वॉइस आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने वेटनरी फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट लेके आया हूं। तो कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें उस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है एंड सेकेंड थिंग उसमें हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे वो हमें पता होनी चाहिए। तो फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का पहले मैं आपको इम्पोर्टेंस थोड़ा ब्रीफली समझा देता हूँ। तो हमें सबको पता है कि कोई भी एनिमल को हम डिजीज़ होगा तो कोई भी ड्रग देंगे। हम क्या देंगे? हम पहले तो ड्रग देंगे। तो आज तक हमने सोचा है कि ये ड्रग काम कैसे करती है, ये ड्रग किस चीज़ की बनी हुई है, ये कोई इफ़ेक्ट तो नहीं करेगी, कौन से कितने अमाउंट में एनिमल में देनी है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर हमें इस सब्जेक्ट में मिलेगा। तो इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस आप सबको मैंने थोड़ा बहुत ब्रीफली बता दिया कि ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना है। फार्मेकोलॉजी में मीनिंग में ही देखो, हम सबको पता है कि फार्मेकोलॉजी में मीनिंग में क्या आता है? ड्रग। फार्मेकोलॉजी तो फार्मा मीन्स हम सबको पता है रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू द ड्रग एंड लॉजी मीन्स उसका स्टडी। तो ड्रग रिलेटेड हमें जो सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे उसको हम फार्मेकोलॉजी बोलेंगे। अब सेकंड थिंग है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में क्या आता है? टॉक्सिन। टॉक्सिन मीन्स एनीथिंग कंपाउंड दैट इज पॉइजनस टू एनिमल, मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जो एनिमल बॉडी में जाके वो हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता हो, तो उसको हम वो सारी चीज़ स्टडी हम इस पार्ट में करेंगे। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती है। तो ये एक चीज़ पढ़ाने के बाद हम थोड़ा ब्रीफली इसमें इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। तो इस सब्जेक्ट में हम पहले तो जनरल फार्मेकोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा? इंट्रोडक्टरी पार्ट। सपोज के अंदर कोई भी हम टर्म्स इन फ्यूचर यूज़ करेंगे कि फार्मेकोलॉजी में इसको ड्रग बोलते हैं, इसको डोजेस बोलते हैं, इसको केमोथेरापी बोलते हैं, इसको थेरापी बोलते हैं, तो वो सारे टर्म रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस होगी वो हम जनरल फार्मेकोलॉजी में कवर करेंगे। फिर ड्रग जो होगा वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद वो कैसे एक्ट करता है, ड्रग कैसे एक्ट करता है, कहाँ जाके वो बाइंड करता है, कैसे वो उसका एक्शन स्टार्ट करता है डिजीज़ क्योर करने की, वो सारी चीज़ें हम फार्मेकोकाइनेटिक रिलेटेड इसमें जनरल फार्मेकोलॉजी में पढ़ेंगे। देन सेकेंड थिंग, अब ड्रग तो एनिमल को दे दिया, लेकिन एनिमल की बॉडी ड्रग के ऊपर कैसे रिएक्ट करेगी, वो चीज़ हम फार्मेकोडायनेमिक में पढ़ेंगे। देन उसके रिलेटेड थोड़े बहुत कैलकुलेशन है कि कितना डोज ये हम ड्रग को देंगे तो वो कितने टाइम पे उसका एक्सक्रेशन होगा। सपोज़ कि हम सबको पता है, हम जब कोई भी एनिमल को देते हैं तो कोई भी इंजेक्शन सपोज के 24 आवर में दे रहे हैं, आज दिया एक इंजेक्शन तो उसका कल 24 हुआ था तो दूसरा इंजेक्शन हमें डॉक्टर बताता है कि कल देना है। तो वो 24 आवर कैसे डिसाइड हुआ? वो उसका हाफ लाइफ के ऊपर से डिसाइड होता है। तो वो सारे टर्म्स रिलेटेड वो भी हम फार्मेकोडायनेमिक एंड कैलकुलेशन रिलेटेड टू द फार्मेकोलॉजी में पढ़ेंगे। बाद में क्या आता है? अब जनरल तो हमने सब कुछ चीज़ मतलब समझ ली, बाद में हम धीरे से सिस्टम के ऊपर जाएंगे। हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके बारे में, उसके ऊपर एक्ट करती हुई ड्रग के बारे में हम इस सारी सिस्टमिक फार्मेकोलॉजी में पढ़ेंगे। अब हमारे बॉडी के अंदर न्यूरो सिस्टम जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसके रिलेटेड जो ड्रग होगी वो हम एएनएस एंड सीएनएस फार्मेकोलॉजी में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा कि एनिमल को बेहोश कैसे किया जाएगा, बेहोश किया तो उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट तो नहीं आई, कौन से डोज से हम बेहोश करेंगे, और बेहोश करते हो तो कैसे रिएक्ट करता है, एनिमल को कंपाउंड देने के बाद उसमें ऐसा क्या चेंजेस आता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है एनिमल में तो वो भी क्योर करने के लिए हम ड्रग देंगे। तो वो ड्रग कैसे एक्ट करती है वो सारे एएनएस एंड सीएनएस फार्मेकोलॉजी में हम पढ़ेंगे।
सेकेंड थिंग है केमोथेरापी। केमोथेरापी में क्या आएगा कि जो भी एनिमल के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के वजह से जो भी डिजीज प्रोड्यूस होगा तो उसके अगेंस्ट में हम कौन सी ड्रग देंगे और वो ड्रग कैसे काम करेगी, कौन से डोज से देनी है, कौन से रूट से देनी है, वो सारी चीज़ें हम केमोथेरापी में पढ़ेंगे। देन सेकंड वन इज़ द टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है वेटनरी में, क्योंकि एनिमल जनरली ब्राउजिंग या तो ग्रेजिंग करता है, तो कभी कभार क्या होता है वो अपने हिसाब से कभी कभार टॉक्सिन भी इंजेस्ट कर लेता है। तो इसकी वजह से एनिमल के अंदर कोई भी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है तो साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखते हैं, तो वो टॉक्सिसिटी हम कैसे क्योर करेंगे वो सारी चीज़ें हम टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो पहले हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वेटनरी फार्मेकोलॉजी का जनरल टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करूँगा। तो जनरल टर्मिनोलॉजी में पहला चैप्टर है इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं आप सबको जो भी ड्रग रिलेटेड होगा, सब डिवीज़न है इसमें ब्रांचेस ऑफ फार्मेकोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ फार्मेकोलॉजी में मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा कि इनकी ब्रांचेस कौन सी है। केमोथेरापी है, टॉक्सिकोलॉजी है, न्यूरोफार्मेकोलॉजी है, वो सारी ब्रांचेस है फार्मेकोलॉजी की, उसके बारे में आपको पढ़ाऊँगा। देन थेरापेटिक इटसेल्फ, हम उसके ऊपर से वर्ड के ऊपर से हमें पता चल के आएगा कि हम ट्रीटमेंट इसमें कैसे करेंगे, उसके बारे में इसके अंदर मैं आपको टर्मिनोलॉजी उसके रिलेटेड सारी बताऊंगा। देन फार्मेसी रिलेटेड टर्म। फार्मेसी में क्या आता है कि ड्रग बनी तो ड्रग कैसे बनी, कौन से सोर्स से बनी, उसको पैकिंग कैसे किया गया, उसको प्रोटेक्टिव लेयर कैसे दिया गया, उसको हम देंगे कैसे, कौन से रूट से देंगे, वो सारी चीज़ रिलेटेड फार्मेसी में आएंगे। देन ड्रग डोजेस एंड रिलेटेड टर्म्स। इसमें क्या होगा कि हम कोई भी ड्रग है तो वो कौन से फॉर्म में है, पहले तो फॉर्म है उसका सॉलिड फॉर्म है, देन लिक्विड फॉर्म है, या तो फिर गैसियस फॉर्म है, उसका कौन सा फॉर्म है, जिसके बाद हम उसको कैसे कौन से रूट से देंगे वो उसमें हम पढ़ेंगे। देन रूट से और कितने अमाउंट, कोई भी ड्रग होगा तो ऐसे तो हम उसको दे नहीं सकते एनिमल को, तो उसका कौन से एनिमल में कितना अमाउंट जाएगा वो इस डोजेस एंड रूट रिलेटेड टर्म में हम पढ़ाऊंगा। देन इफेक्टिवनेस एंड एक्टिविटी, कोई भी ड्रग की इफेक्टिव कौन से एनिमल में कितनी है। कभी कभार क्या रहता है कोई ड्रग इस एनिमल में इफेक्टिव है लेकिन दूसरे एनिमल में वो सेम चीज़ ड्रग देंगे तो उसमें इफेक्टिव नहीं होगी। देन एनिमल में भी सपोज के कोई एक ब्रीड को हम कोई एक ड्रग दे रहे हैं, उसमें इफेक्टिव हमें मिल रहा है, लेकिन दूसरे एनिमल में वो दूसरी ब्रीड में सेम स्पीसीज के दे के तो उसमें नहीं दे रहा है, तो वो क्यों नहीं हो रहा है, उसके रिलेटेड टर्मिनोलॉजी में इसमें पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए 1 बाय 1 इसका ब्रांचेस ऑफ फार्मेकोलॉजी में आपको स्टार्ट करता हूँ। जनरल फार्मेकोलॉजी में पहले तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डेफिनेशन के बारे में बता देता हूँ। फार्मेकोलॉजी की डेफिनेशन में ही पहले तो कोई भी एग्जाम में अगर हमें फार्मेकोलॉजी की डेफिनेशन पूछी गई या तो MCQ में उसका वर्ड दिया गया तो हम उसको कैसे समझेंगे और कैसे याद रखेंगे बिना रट्टा मारे, तो वो मैं आपको इधर बताऊंगा। फार्मेकोलॉजी में वो एक ग्रीक वर्ड है, फार्मेकोन मीन्स के ड्रग। जो फार्मेकोन है वो एक ग्रीक वर्ड है। देखो इधर फार्मेकोलॉजी है, तो फार्मेकोलॉजी इटसेल्फ दो टर्म है, फार्मेक एंड लॉजी। तो फार्मेक मीन्स समथिंग रिलेटेड टू द ड्रग एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो ब्रीफली तो हमने इधर समझा लिया कि फार्मेकोलॉजी में हम कुछ ऐसी चीज़ पढ़ेंगे जो ड्रग के रिलेटेड होगी। तो सिंपल थिंग तो हमें याद रहेगी बिना रट्टा मारे कि फार्मेकोलॉजी, फार्मा मीन्स ड्रग एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो फार्मेकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द ड्रग, ताकि क्या हो गया फार्मेकोलॉजी का इसमें ब्रीफली हम इंट्रोडक्शन लिख दिया एक लाइन में।
अब उसको हम ब्रीफली के बाद हम उसको ब्रॉडली मैं आपको समझाता हूँ कि उसकी डेफिनेशन में एक्चुअल में क्या दिया हुआ है। अब सपोज कि हमें एग्ज़ाम में चलो कुछ भी चीज़ याद नहीं है और हमें उसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो हमें बुक का रट्टा मारे बिना मैं आपको इधर बताऊंगा सिंपली कि हम उसको कैसे याद रखेंगे। चलो सपोज कि कोई हमारे पास ड्रग है, तो ड्रग पहले तो हमें इतना तो पता चल गया कि फार्मेकोलॉजी में ड्रग आएगी, इतना पता हम सबको चल गया है। तो अभी ड्रग तो पहले ही हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ड्रग है तो वो कहाँ से आई है, उसका सोर्स क्या है। सोर्स में दो तरह के आते हैं, तीन तरह के सॉरी आते हैं। एक तो एनिमल में से या तो हम कोई भी ड्रग बनाते हैं, या तो कोई मेडिसिनल प्लांट होगा उससे प्रोसेस करके बनाते हैं, या तो हमारा कोई सिंथेटिक कंपाउंड होगा उससे हम पूरी ड्रग बनाते हैं। तो ड्रग के बाद उसका क्या आ गया, सोर्स, वो कौन सी चीज़ की बनी है। तो सोर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि सोर्स उसका एनिमल सोर्स है या तो प्लांट सोर्स है, मतलब वो कौन से सोर्स से है वो हमें समझना होगा। तो डेफिनेशन में एक टर्म तो आ गया सोर्स, तो आप सबको पता चल गया कि ये डेफिनेशन में सोर्स कहाँ से आया। देखो इधर सोर्सेस दिया हुआ है। अब सोर्स तो पता चल गया, देन आइडेंटिफिकेशन। अब सोर्स पता करने के बाद हम जैसे ही उसका सोर्स पता करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि या तो ये एनिमल में से लाई गई ड्रग है या तो फिर ये प्लांट में से लाई गई ड्रग है। तो हमें आइडेंटिफाई करेंगे। अब प्लांट में या तो एनिमल में से लाने के बाद वो क्रूडली तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। तो प्रोसेसिंग क्या है, वो उसको हम ड्रग डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ड्रग डेवलपमेंट में हम कौन सी चीज़ रखेंगे। पहले तो ड्रग हम जब सपोज के चलो एनिमल को हम कोई भी ड्रग दे रहे हैं, तो ड्रग ऐसी क्या चीज़ उसमें कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जिसकी वजह से वो हम एनिमल को पेनफुल भी ना हो और एनिमल इजीली उसको इंजेक्ट भी बॉडी में कर पाए और उसको मतलब इजीली इंजेस्ट भी कर पाए। ऐसी चीज़ें हम पहले भी कोई भी ड्रग डिज़ाइन करने से पहले ध्यान में रखेंगे। तो कोई भी ड्रग डेवलप करने से पहले क्या करेंगे, उसका फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में हम उसको पता कर लेंगे। पहले तो क्या किया, हमने एनिमल या तो प्लांट में से ड्रग का सोर्स निकाला कि सपोज के चलो प्लांट का ये पार्ट है जो हम ड्रग के लिए यूज़ करेंगे। चलो वो पार्ट कलेक्ट करने के बाद हम उसको प्रोसेसिंग करेंगे। तो प्रोसेसिंग स्टार्ट करने से पहले हमें इतना तो पता होना चाहिए कि उसकी फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल एंड लास्ट में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है। तो वो जैसे कि सपोज कि हमें चलो कोई मतलब एनिमल में डायरिया प्रोड्यूस करवाना है। कभी कभार क्या रहता है, एनिमल में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो हमें क्या करना रहता है, वो कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने के लिए हम उसमें डायरिया आर्टिफिशियली इंड्यूस करवाता है। तो हमें कोई भी ऐसी चीज़ देनी पड़ेगी जिसकी वजह से अंदर उसका इंटेस्टाइन में लिक्विड फॉर्म ज़्यादा फॉर्म हो और वो डायरिया प्रोड्यूस करे। तो उसका पहले हमें ऐसा कंपाउंड देने का कि वो जिसकी वजह से डायरिया प्रोड्यूस हो। तो पहले तो हमने कंपाउंड डिज़ाइन कर लिया। चलो अब डिज़ाइन करने के बाद क्या करेंगे, हम वो एनिमल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे। तो इंजेक्ट करने के लिए बाद में एनिमल बॉडी के अंदर वो कैसे रिएक्ट करता है वो फार्मेकोलॉजी में फार्मेकोकाइनेटिक स्टडी में आता है। तो वो उसमें क्या है, MOA मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसका जो ड्रग है उसका मतलब मैकेनिज्म क्या है, वो कैसे अंदर जो उसकी इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करता है, वो हम फार्मेकोकाइनेटिक में पढ़ेंगे। चलो अब ड्रग तो हमने दे दिया एनिमल के बॉडी के
अंदर। अब एनिमल का बॉडी कैसे रिएक्ट करता है वो कैसे हम पता करेंगे, तो वो हम फार्माकोडायनामिक में पता करेंगे। तो फार्माकोडायनामिक में हम ये सारी चीज़ पता करेंगे। अब फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक दोनों हमें पता चल गया। तो अब उसका थेरापेटिक यूज़, थेरापेटिक मीन्स कौन से डिजीज़ में ये यूज़ होता है, तो वो हमें पता करना पड़ेगा। और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है ना, वो पता करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ को अगर हम कंबाइन करेंगे तो वो बन गया हमारा फार्मेकोलॉजी का डेफिनेशन। तो अब समझ में आया कि फार्मेकोलॉजी का डेफिनेशन में हमें क्या करना है। पहले तो सोर्स पता करना है, देन सोर्स पता करने के बाद हम क्या करेंगे, वो क्रूडली तो यूज़ नहीं कर पाएगा, तो क्या करेंगे, ड्रग डेवलपमेंट करेंगे। ड्रग डेवलपमेंट करने के बाद हम एनिमल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट किया अभी सीधा वो फार्माकोकाइनेटिक, मतलब वो कैसे उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होगा, वो सारे फार्माकोकाइनेटिक में पड़ेंगे। देन अब एनिमल बॉडी में तो इंजेक्ट कर दिया, अब एनिमल बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है वो हम सारी चीज़ फार्माकोडायनामिक में पढ़ेंगे। एंड फार्माकोडायनामिक के बाद उसका थेरापेटिक यूज़ क्या है वो रिलेटेड टर्म, एंड कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना, वो रिलेटेड टर्म इसमें हम पढ़ेंगे। तो अब इन सब चीज़ को कंबाइन करके मैं फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन एक बार आपको दिखाता हूँ। फार्माकोलॉजी इज अ डिटेल इन स्टडी ऑफ सोर्स एंड आइडेंटिफिकेशन। अब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन वो एक फार्माकोकाइनेटिक टर्म्स है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। तो फार्माकोकाइनेटिक हो गया। देन मोड ऑफ एक्शन वो क्या है, फार्माकोडायनामिक, एंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड एनी एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो ये सारी चीज़ें फार्माकोलॉजी के डेफिनेशन में आनी चाहिए। तो फार्माकोलॉजी की पूरी डेफिनेशन अब हमने पता कर ली है कि फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। सिंपली ड्रग है, पहले तो फार्मा एंड लॉजी, तो ड्रग एंड स्टडी, ड्रग के रिलेटेड हम स्टडी करेंगे। तो ड्रग में भी क्या आएगा, ड्रग ऐसे तो नहीं बनी होगी, वो किसी भी चीज़ की बनी होगी। तो सोर्स आएगा, सोर्स के बाद क्या आएगा, उसका ड्रग डेवलपमेंट आएगा, ड्रग डेवलपमेंट भी कर लिया। अब हम एनिमल बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, तो इंजेक्ट करेगा तो पहले ड्रग रिलेटेड टर्म में फार्माकोकाइनेटिक आएगा, एंड एनिमल उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है वो फार्माकोडायनामिक में आएगा। अब फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक, एंड अब नाउ थेरापेटिक उसका, एंड कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, वो सारी चीज़ आ गई। तो अब हम एक बार मैं आपको डेफिनेशन बता दे होता हूँ। फार्माकोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड फार्माकोन and drug, and logy means study. It is in experimental science dealing with the property of the drug and their effect on living system। मतलब वो उसकी ड्रग की प्रॉपर्टी रिलेटेड उसका टर्म्स है, एंड वो लाइव सिस्टम में कैसे वो इफेक्ट करता है उसका इफेक्ट इसमें दिया गया हुआ। तो फार्माकोलॉजी आप सबको पता चल गया है, ये एक डेफिनेशन क्लियर हो गई। नाउ हम आगे मूव करेंगे। अब फार्माकोलॉजी तो चलो हमने पता चल गया, अब लेकिन ड्रग जो है वो हमारी कैसे बनती है, कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे, देन उसको स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे। मतलब कि एक्चुअल में हम सपोज के पैरासीटामोल की टेबलेट हम मार्केट में लेने जाएंगे तो वो हमें टेबलेट फॉर्म में अच्छे से पैक की हुई मिलती है। तो वो कैसे पैक होती है, कैसे डिस्पैच होती है, वो सारी चीज़ हम फार्मेसी में पढ़ेंगे। It is deals with the study of collection, preparation, standardization and dispensing of the drug, so make them fit for administration to the patient। वो क्यों ज़रूरी है, सपोज के चलो हमने कोई ड्रग बना तो दिया, लेकिन उसको हम एनिमल बॉडी में कैसे इंजेक्ट करेंगे, तो इसके लिए उसको हम प्रॉपर फॉर्म में बनाना तो पड़ेगा ना, या तो उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो भी हमारा क्रूड कंपाउंड है, पहले तो वो हमें सपोज के चलो प्लांट सोर्स में हम कोई भी ड्रग बना रहे, तो प्लांट का सोर्स पहले तो हम कलेक्ट करेंगे। प्लांट में से सपोज के लीफ में से कोई चीज़ बना रहे तो लीफ उसका कलेक्ट करेंगे, देन उसका एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद जो भी लिक्विड पोर्शन हमें मिला उसको हम ऐसे पैकिंग करेंगे और स्टैंडर्डाइज करेंगे, उसका कॉन्सेंट्रेशन है, वो सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज करने के बाद उसको हम
कोई भी एक बोतल में पैक करेंगे तो वो बोतल के थ्रू बाद में हम उसको एनिमल बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर पाएंगे। तो डायरेक्ट तो हम उसको लीफ सच तो खिला नहीं रहे हैं इधर, तो क्या करेंगे हम लीफ में से पहले एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट के बाद उसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद स्टैंडर्डाइज करेंगे और स्टैंडर्डाइज करने के बाद उसको डिस्पेंसिंग कोई भी वॉल्यूम होगा उसमें हम मेजरिंग करके भरेंगे और बाद में वो जो डिस्पेंसर है वो डायरेक्ट एनिमल को हम पिलाएंगे। तो फार्मेसी में ये सारे टर्म्स है वो समझ में आ गया। फार्मेसी में क्या है तो अब हम डेफिनेशन वन बाय वन समझेंगे। फार्मेसी मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ collection, preparation, standardization and dispensing of the drug so make them fit for administration to the patient। मतलब समझ में आ गया कि फार्मेसी क्या है। अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि सपोज के फार्मेसी क्या है तो हमें पता रहता है कि चलो फार्मेसी में ड्रग रिलेटेड ही पहले तो वो है। तो फार्मेसी के में क्या आएगा कि ड्रग कैसे हमारे तक एनिमल तक पहुंचती है। तो कलेक्शन पहले आएगा, देन उसका प्रिपरेशन आएगा, देन उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, उसका कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्डाइज करेंगे, देन उसको कोई भी पैक करके एनिमल तक पहुंचाएंगे। तो ये सारी चीज़ फार्मेसी में आएगी। अब फार्मेकोग्नोसिस नेक्स्ट टर्म है फार्मेकोग्नोसी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्स, देयर सोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ द सब्स्टिट्यूट एंड एडल्ट्रेंट। ये फार्मेकोग्नोसी की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो इसमें दो टर्म है, फार्मेको एंड ग्नोसी। ग्नोसी मीन्स उसका सोर्स, सोर्स में क्या है तो प्लांट सोर्स है या तो एनिमल सोर्स है, वो हमें इसमें समझना है। इसमें क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग डिराइव्ड, ये डिराइव वर्ड आना चाहिए। डिराइव या तो सोर्स, प्लांट सोर्स या तो एनिमल सोर्स, ये इतने तक लिखोगे तो भी चलेगा कि कोई भी ड्रग उसका सोर्स रिलेटेड अगर हम उसमें सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे तो वो टर्म को फार्मेकोग्नोसी बोलेंगे। कभी कभार क्या पूछा जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स में, ऐसा पूछा जाता है पहले तो ब्लैंक रख देते हैं और बाद में पूछेंगे कि स्टडी ऑफ ड्रग सोर्स। सोर्स में क्या आता है तो अगर नीचे ऑप्शन में दिया गया फार्मेसी, फार्मेकोग्नोसी लाइक दैट टर्म दिया गया होगा तो हम जैसे ही ग्नोसी वर्ड आएगा हमें पता चल जाएगा कि वो कोई भी एक सोर्स के बारे में है। तो सोर्स में नीचे अगर लाइन में दिया होगा प्लांट या तो एनिमल सोर्स, तो हमें पता चल गया कि फार्मेकोग्नोसी में ये सोर्स रिलेटेड आएगा तो हम फार्मेकोग्नोसी इसमें सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स है, MCQ है, वो सारी चीज़ें दी गई होती है कभी कभार एग्जाम में। इसमें क्या देगा आपको, टर्म्स पूरा नहीं देगा, वो जो डेफिनेशन होगी वो दिया जाएगा कि स्टडी ऑफ सोर्सेस ऑफ द ड्रग। तो सोर्सेस का नीचे ऑप्शन दिया होगा फार्मेसी, फार्मेकोग्नोसी लाइक। तो फार्मेकोग्नोसी में स्टडी ऑफ सोर्स ऑफ द ड्रग, सिंपल फार्मेकोग्नोसी हमें सिलेक्ट करना है। आगे आएगा फार्मेकोकाइनेटिक। फार्मेकोकाइनेटिक में मैं आपको ब्रीफली इधर समझा देता हूँ, बाद में पूरा हमारा एक चैप्टर है फार्मेकोकाइनेटिक, तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कभी बहुत सारी बार ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। फार्मेकोकाइनेटिक में क्या आता है, चलो हमने कोई एनिमल को ड्रग दी, ड्रग देने के बाद वो उसके एनिमल बॉडी में एंटर करेगा। अब एंटर करने के बाद उसको हो जो भी टारगेट साइट होगी उसकी, वहाँ तक उसको पहुँचना पड़ेगा। तो टारगेट साइट तक पहुँचने के लिए हम सपोज के चलो कोई भी ड्रग हमने ओरली दी, चलो ये ओरली दी, तो ओरली देने के बाद वो कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में लास्ट में जाएगा। इंटेस्टाइन में जाने के बाद हमें वो ड्रग को सपोज के चलो वो ब्लड प्रेशर रिलेटेड कोई भी एनिमल में प्रॉब्लम है
उसको हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन मीन्स उसका बीपी अप हो गया, हमें उसको बीपी को डाउन करना है और हम कोई भी ड्रग उसको एनिमल को दे रहे हैं। अब एनिमल को कोई भी ड्रग देने के बाद पहले तो हम उसको इंजेक्ट करेंगे। सपोज के इंजेक्शन फॉर्म में हम देते हैं, आईवी या तो आईएम के फॉर्म में हम उसको इंजेक्शन देते हैं। तो इंजेक्शन तो हम क्या करते हैं, मसल में देते हैं। तो मसल से लेके वो यहाँ हार्ट तक कैसे पहुँचा, वो बीच में क्या कौन से मैकेनिज्म से गुजरा, कौन से बैरियर से गुजरा, और बाद में उसका इधर कोई मेटाबॉलिज्म होकर अलग कंपाउंड बन के वो अलग कंपाउंड तो बीपी अप या डाउन नहीं कर रहा है ना, वो सारी चीज़ हम इस फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ेंगे। मतलब एनिमल बॉडी के अंदर ड्रग एंटर करने के बाद ड्रग कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो वो हम फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ेंगे। तो कैसा होता है फार्माकोकाइनेटिक के डेफिनेशन में, ड्रग्स रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। दूसरे वर्ड में पूछा गया तो हाउ एनिमल्स बॉडी अफेक्ट द ड्रग, एनिमल का बॉडी है वो कैसे अफेक्ट कर रहा है ड्रग को, तो वो टर्म में फार्माकोकाइनेटिक आएगा। जीपीएससी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ एनिमल्स बॉडी अफेक्ट द ड्रग, इट्स कॉल्ड डैश करके दिया गया था। तो उसमें क्या आएगा, फार्माकोकाइनेटिक। जो ड्रग है वो एनिमल बॉडी में कैसे इफेक्ट करता है, ड्रग का इफेक्ट क्या है, वो समझने के लिए फार्माकोकाइनेटिक आता है। कोई भी ड्रग हम उसको एनिमल को देंगे तो वो पहले तो क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन मतलब के जो साइट ऑफ इंजेक्शन है हमारी, वहाँ से उसका ब्लड सर्कुलेशन पहुँचने के लिए वो तो या तो टिश्यू के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन के लिए उसको सेल मेम्ब्रेन से पास होना पड़ेगा या तो कोई और बैरियर से पास होने का पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें एब्जॉर्प्शन में आती है। अब एब्जॉर्प्शन तो हो गया, देन वो ब्लड के थ्रू ब्लड में एंटर होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका, कि ये ऑर्गन में भी गया, लीवर में भी गया, किडनी में भी गया, हार्ट में भी गया। तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी। अब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद टारगेट साइट तक पहुंचने के बाद उसका कभी कभार क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म में या तो फिर वो जो ड्रग दी हुई है उसका ही मतलब मेटाबोलाइज होकर वो एक्स्ट्रा मेटाबोलाइज वर्किंग करता है एक्चुअल एक्शन लेने में। तो उसका उसके अंदर मेटाबॉलिज्म आता है, उसमें भी फेज़ 1 फेज़ 2 लाइक मेटाबॉलिज्म रहते हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। एंड मेटाबॉलिज्म होने के बाद एक्सक्रीशन आता है, मतलब जो ड्रग रही अगर एनिमल बॉडी में कंटिन्यूसली रही तो वो कंटिन्यूसली इफेक्ट प्रोड्यूस करता रहेगा। तो हमें क्या करना है, उसको एनिमल बॉडी से बाहर भी तो निकालना है। तो वो सारी चीज़ें एक्सक्रीशन में आएगी। तो ये सारी चीज़ें हम फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ेंगे। तो फार्माकोकाइनेटिक का डेफिनेशन क्या हो गया, व्हाट बॉडी रिएक्ट टू द ड्रग और हाउ बॉडी रिएक्ट अगेंस्ट द ड्रग, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब सेकंड थिंग है फार्माकोडायनेमिक। इट इज़ द फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल अल्टरेशन ब्रॉट बाय ड्रग एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। सिंपली मैं आपको बोलूँ तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इन बॉडी, इसको हम क्या बोलेंगे, फार्माकोडायनेमिक। कोई भी ड्रग दी तो वो कैसे रिएक्ट करती है एनिमल बॉडी के अंदर देने के बाद, उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, वो टर्म को फार्माकोडायनेमिक बोलते हैं। हाउ ड्रग अफेक्ट द एनिमल बॉडी, ये भी चीज़ जीपीएससी 2025 में पूछी गई थी, हाउ ड्रग अफेक्ट द एनिमल बॉडी, तो वो भी फार्माकोडायनेमिक उसका टर्म्स आता है। अब फार्माकोमेट्रिक्स, ये सब देखो वर्ड्स में ही दो चीज़ दी गई हुई है, फार्माको एंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स रिलेटेड क्या होगा, कोई भी चीज़ का हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट या तो हम उसका वेइंग करके करेंगे या तो हम उसका वॉल्यूम लेके। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ द ड्रग, तो वो टर्म में क्या आएगा, फार्माकोमेट्रिक्स। फार्माकोमेट्रिक्स में क्या आएगा कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन ऑफ
द एक्टिविटी ऑफ द ड्रग, मतलब कितने क्वांटिटी में हमें ड्रग को देना है, कितना वॉल्यूम में ड्रग को देना है, वो सारी चीज़ मेजरमेंट रिलेटेड जो भी चीज़ है वो फार्मेकोमेट्रिक्स में आएगी। तो फार्मेकोमेट्रिक्स का मीनिंग क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ द ड्रग, मतलब जो भी कितना वॉल्यूम में हमें देना है, इससे ज़्यादा देंगे तो उसमें साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा, कम देंगे तो उसमें इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, वो सारे टर्म्स रिलेटेड हम फार्मेकोमेट्रिक्स में आता है। अब फार्मेकोथेराप्यूटिक्स, इसमें भी दो चीज़ काफ़ी दी की हुई है, फार्मेको एंड थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स मीन्स ट्रीटमेंट, कोई भी ड्रग अगर हम उसका प्रिवेंशन या तो ट्रीटमेंट, जो भी डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट करने में यूज़ होता है, तो वो फार्मेकोथेराप्यूटिक्स में वो सारी चीज़ें आती है। मेडिकल टर्म में उसको ट्रीटमेंट बोलते हैं। प्रिवेंट, या तो डिजीज़ का हम उसमें प्रिवेंशन करेंगे या तो वो डिजीज़ को हम ट्रीट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें फार्मेकोथेराप्यूटिक्स में आती है। इसमें मेनली क्लिनिकल एप्लीकेशन जो ड्रग का रहता है, फार्मेकोकाइनेटिक एंड फार्मेकोडायनेमिक का नॉलेज कंबाइन करके जो भी क्लिनिकल एप्लीकेशन रहता है वो सारी चीज़ें आती है। अब थेराप्यूटिक्स, इट इज़ द practical branch of medical science which deals with the application of knowledge of all science in treatment of the any of the disease। मतलब इसमें क्या होता है कि हम फार्मेकोलॉजी का पूरा, मतलब जो ओवरऑल नॉलेज इकट्ठा करके उसका मैकेनिज्म, उसका फिर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, फार्मेकोकाइनेटिक रिलेटेड टर्म, वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके जो ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें थेराप्यूटिक्स में आती है। इट इज़ द प्रैक्टिकल ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ ऑल साइंस इन ट्रीटमेंट ऑफ द एनी ऑफ द डिजीज। थेराप्यूटिक्स में भी 3-4 ब्रांच दी की हुई है, उसमें मैं 1 बाय 1 आपको पढ़ाऊँगा। पहले तो है एम्पिरिकल थेरापी। इसमें क्या आएगा? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉट डिराइव फ्रॉम द साइंटिफिक मेथड बट ऑन एक्सपेरिमेंटल गेन बाय द क्लिनिशियन। इसमें क्या होता है, कभी कभार साइंटिफिकली प्रूव नहीं होता कि ये ड्रग इसमें काम करती है, लेकिन क्लिनिशियन अपने नॉलेज और अपनी प्रैक्टिस एक्सपीरियंस के दौर पे वो ड्रग को देते हैं और उसमें क्योर भी हो जाता है कभी कभार डिजीज। तो वो टाइप की थेरापी को हम इसमें एम्पिरिकल थेरापी में हम कंसिडर करेंगे। इट इज़ द ओकेजनली यूज व्हेन द नॉलेज ऑफ आइदर नेचर ऑफ द डिजीज और एक्शन ऑफ द ड्रग इज नॉट नो बट द थेरापी हैज़ बीन फाउंड इफेक्टिव। ये भी अलग वर्ड में दिया गया हुआ है कि सपोज के कोई डिजीज़ हुआ है, उसका हमें नेचर ऑफ डिजीज़ भी पता नहीं है और उसमें जो हम ड्रग दे रहे हैं उसका ड्रग का भी हमें कंपाउंड के बारे में पता नहीं, लेकिन वो ड्रग काफ़ी इफेक्टिव बनी है, वो डिजीज़ को क्योर भी कर देती है, तो वो टाइप की थेरापी में हम एम्पेरिकल थेरापी आएगा। In medical profession, terms is also used when the treatment is started before the diagnosis, like एंटीबायोटिक हम किसी भी चीज़ को दे रहे हैं तो उसका कल्चर करने के बिना ही हम उसको डिजीज़ में एंटीबायोटिक दे देते हैं और वो क्योर भी हो जाता है, तो उसमें क्या आएगा, ये एम्पेरिकल थेरापी में आएगा। जनरली क्या करते हैं, जो कोई भी डिजीज़ अगर बैक्टीरियल डिजीज़ है और उसमें हम ड्रग दे रहे हैं, तो पहले तो हम वो बैक्टीरिया कौन से ड्रग के लिए सेंसिटिव है तो वो हमें पता रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम कल्चर करते हैं। तो कल्चर करने के बाद वो जो भी ड्रग सेंसिटिव आएगी वही ड्रग हम देंगे। लेकिन कभी कभार क्या करता है क्लिनिशियन अपने हिसाब से वो एंटीबायोटिक ऑलरेडी पहले ही दे देता है, उसका कंफर्मेशन डायग्नोसिस आने से पहले, और वो ड्रग, वो डिजीज़ होता है वो क्योर भी हो जाता है। तो इसके लिए हम ये टाइप की थेरापी को हम एम्पेरिकल थेरापी बोलेंगे। देन rational therapy or specific therapy. It is the application of drug based on the scientific knowledge of pharmacology of drug on pathology of the disease. मतलब सपोज के चलो एट्रोफिन दे रहे हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग में एंड सोडियम कार्बोनेट दे रहे हैं हाइपर एसिडिटी में। इसमें क्या रहता है, हमको पता ही है ऑलरेडी इसमें एसिडिटी हुई है और हम उसको बेसिक से उसको क्योर कर देंगे।
तो इसमें क्या करेंगे हम, एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग, मतलब हमें पता है कि सोडियम कार्बोनेट है वो एक बेसिक चीज़ है, और जो एसिडिटी हुई है अगर हम एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे तो हमें जो एसिडिटी हुई है वो क्योर हो सकती है। तो वो हमारा फार्मेकोलॉजी का नॉलेज एंड पैथोलॉजी ऑफ द डिजीज़, जो डिजीज़ का जो नेचर है उसको हम पैथोलॉजी के बेस पे एंड फार्मेकोलॉजी के नॉलेज के बेस में दोनों को कंबाइन करके जो ड्रग का थेरापी दे रहे हैं उसको राशनल थेरापी या तो स्पेसिफिक थेरापी बोलते हैं। देन symptomatic therapy, it is the application of drug for treatment of only symptoms with or without proper diagnosis। कभी कभार क्या रहता है कि डिजीज़ इतना मतलब सेंसिटिव, मतलब वो क्या बोलते हैं कि सीवियर होता है कि उसके सिम्टम के वजह से ही कभी कभार एनिमल को बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ड्रग जो हम उसको दे रहे हैं वो कोई डिजीज़ क्योर नहीं करता है, लेकिन जो भी सिम्टम्स है उसको क्योर कर देता है, तो उसमें आएगा सिम्टोमेटिक थेरापी। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओनली सिम्टम्स विथ और विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज के CNS डिप्रेशन हमें देना है, पेंटोबार्बिटोल और डायज़ेपाम टू कंट्रोल द कन्वल्जन इंड्यूस्ड बाय अननोन टॉक्सिन्स। कभी कभार क्या होता है, एनिमल जो टॉक्सिन की वजह से उसमें कन्वल्जन स्टार्ट हो जाता है, तो कन्वल्जन स्टार्ट होने के बाद हमें CNS डिप्रेशन ड्रग उसको देनी ही पड़ती है। वो कोई टॉक्सिन की इफेक्ट को नहीं वो रोकता है, लेकिन वो टॉक्सिन की वजह से जो कन्वल्जन स्टार्ट हुआ है उसको रोक देता है। तो हमें सिम्टोमेटिक थेरापी में ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि वो सिम्टम्स को क्योर करता है, ना कि डिजीज़ को क्योर करता है। तो हमें पता चल गया कि सिम्टोमेटिक थेरापी में क्या क्या आता है, कि वो ना तो डिजीज़ को क्योर करता है, सिर्फ उसके सिम्टम्स को क्योर करता है। देन पैलिएटिव थेरापी, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ड्रग or any other form of the medical care to control or severity of the disease symptom rather than the delay or reverse prognosis of the disease itself or proven cure। मतलब सपोज के कोई एनिमल को कैंसर हुआ है, वो कैंसर में हम उसको क्योर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको जो पेन हो रहा है कैंसर की वजह से वो क्योर कर सकते हैं। तो पैलिएटिव थेरापी में उसको हम कंसिडर करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि हम उसके सिम्टम्स को कम करेंगे, ना कि वो डिजीज़ को क्योर कर सकते। इसमें जो डिजीज़ को क्योर नहीं कर सकते हैं और उसके सिम्टम्स को सिर्फ थोड़े देर के लिए कम कर रहे हैं, तो उसमें पैलिएटिव थेरापी आएगी। Then supportive therapy, it is the application of drug directed toward the maintenance the patient physiology or functional integrity until more definitive treatment can be carried out। मतलब कोई भी एनिमल को हम ऐसा मतलब ड्रग देके कि उसको सपोर्ट करेगा, जो हमारी मेन थेरापी है उसको सपोर्ट करेगा, तो वो थेरापी को हम सपोर्टिव थेरापी बोलते हैं। सपोज के कोई एनिमल में डिहाइड्रेशन हुआ है, तो डिहाइड्रेशन में क्या करेंगे हम उसको पेरेंट्रल फ्लूइड देंगे, तो फ्लूइड की वजह से उसमें क्या हाइपोवोलेमिक शॉक नहीं आएगा, और वो जो हम बाकी के सारी ड्रग जिसके वजह से डिहाइड्रेशन हुआ है वो तो हम ट्रीटमेंट करेंगे ही, लेकिन डिहाइड्रेशन को सपोर्ट देने के लिए, एनिमल को टेम्पररी सपोर्ट देने के लिए हम उसको जो फ्लूइड दे रहे हैं, तो ये फ्लूइड जब हम देते हैं वो टाइप की थेरापी को हम सपोर्टिव थेरापी बोलेंगे। Then substitutive or replacement therapy, it is the application of drug directed toward the supplying an endogenous substance which is normally present in the body but become deficient in the patient because of the disease, injury or congenital deficiency। इसमें क्या करते हैं, सपोज के कोई एनिमल के अंदर कोई हार्मोन तो हम बन रहे, लेकिन वो कोई डिजीज़ की वजह से या तो कोई इंजरी की वजह से या तो कोई कंजेनाइटल डेफिशिएंसी की वजह से उसमें मतलब वो जो हार्मोन बन रहा है वो बन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे बाहर से उसको एक्सटर्नली वो हार्मोन देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो उसका नॉर्मल हार्मोन का वर्क रहेगा वो एक्चुअल में फुलफिल हो जाएगा। तो वो थेरापी को हम रिप्लेसमेंट थेरापी
बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एड्रेनोकोर्टिकल हार्मोन है आर यूज टू ट्रीट पेशेंट विद द एडिशनल डिजीज। इसमें एडिशन में क्या होता है, एड्रेनोकोर्टिकल हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो हम वो एडिशन डिजीज में क्या देते हैं, एड्रेनोकोर्टिकल हार्मोन देते हैं, जो ये इस डिजीज का सब्स्टिट्यूटिव थेरापी है। अब जनरल थेरापी और एसेसरी थेरापी। इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विदाउट यूज ऑफ द ड्रग। हम सबको पता है कि हम कभी कभार क्या करते हैं, डिजीज़ को विदाउट ड्रग भी ट्रीटमेंट करते हैं। कैसे, तो कि उसको या तो जो फिजियोलॉजिकल हम फार्मेसी में क्या करते हैं, उसको मतलब थेरापी देते हैं। ऐसे कि सपोज़ कि ये एक्सरसाइज करवाते हैं एनिमल को, या तो उसको मसाज करते हैं। कोई भी मसल को पैरालिसिस हो गया तो उसको मसाज करते हैं, तो मसाज की वजह से क्या होता है, उसमें मैकेनिकल थेरापी आती है। तो हम 3-4 ऐसी चीज़ है जिसमें हम उसको ड्रग नहीं देंगे, लेकिन वो ऐसी चीज़ें परफॉर्म करके उसको डिजीज़ को क्योर करेंगे। तो वो सारी थेरापी एसेसरी थेरापी में आते हैं। तो 1 बाय 1 उसमें भी सब डिवीज़न आते हैं, वो मैं आपको बताऊँ उधर। फर्स्ट वन इज़ द मैकेनिकल थेरापी। इसमें क्या करेंगे, या तो फिर एनिमल को हम मसाज करेंगे या तो उसके ऊपर प्रेशर देंगे, जिसकी वजह से वो एनिमल में जो पैरालिसिस हुआ है वो क्योर हो जाएगा। देन फिजिकल थेरापी, इसमें क्या करेंगे, सपोज कि कोई एनिमल में हाइपोथर्मिया हुआ है, जो जनरली पॉप्स या तो जो छोटे एनिमल बच्चे होते हैं उसमें जो होता है, तो इसमें क्या करेंगे, हम उसको बाहर से लाइट के थ्रू हीट देते हैं, तो वो हाइपोथर्मिया है वो जो क्योर हो जाता है, उसको हम फिजिकल थेरापी बोल सकते हैं। देन हेलियोथेरापी, इट इज में क्या करेंगे, जो एनिमल को सनलाइट से ट्रीटमेंट करेंगे, जिसकी वजह से जो सनलाइट के जो मतलब रेज रहते हैं, जिसकी वजह से डिजीज क्योर होता है। तो ये हेलियोथेरापी में ये सारी चीज़ें आती है। देन हाइड्रोथेरापी में क्या करता है कि हम वाटर का यूज़ करेंगे कोई भी डिजीज़ को क्योर करने के, तो उसमें हाइड्रोथेरापी आती है। देन डायटिक थेरापी, कभी कभार क्या रहता है, एनिमल के अंदर जो डिजीज़ हुआ है इसकी वजह से उसमें या तो कोई भी डाइट की वजह से उसमें डिजीज़ हो रहा है, तो हम उसमें डाइट में वो चीज़ नहीं देंगे। सपोज़ कि कोई एनिमल कोई भी डाइट की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी है, तो वो हाइपर सेंसिटिव वाला डाइट हम वो एनिमल को नहीं खिलाएंगे, तो वो भी क्या हुआ, एक तरह की डाइटिंग थेरापी हुई। देन साइकोथेरापी, इसमें क्या करते हैं कि एनिमल को कोई डिजीज़ नहीं हुआ है, लेकिन वो पेशेंट को हम मेंटली ऐसे मतलब थेरापी देंगे कि हाँ आपको कोई डिजीज़ नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ एक मतलब उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे। जनरली ये साइकोथेरापी ह्यूमन मेडिसिन में ज़्यादा यूज़ होती है। देन प्लेसेबो थेरापी, कभी कभार क्या रहता है, ओनर या तो एनिमल को हम कोई ड्रग नहीं दे रहे, एक्चुअल में कोई कंपाउंड नहीं दे रहे, लेकिन कंपाउंड के अलावा उसमें जो ऐसा कंपाउंड दे रहे हैं जिसमें कोई एक्टिव कंपाउंड ऐसा नहीं है कि जो एनिमल के डिजीज़ को क्योर कर सके। मतलब सपोज के कोई व्हीकल, ड्रग में क्या रहता है, कोई भी एनिमल को ड्रग जो पहुंचाने के लिए टारगेट साइट के लिए वो उसमें व्हीकल यूज़ होता है। तो व्हीकल या में तो क्या करते हैं, हम कभी कभार पाउडर को डिज़ोल्व करते हैं, वो डिज़ोल्व किया हुआ पाउडर जो लिक्विड है वो हम इंट्रामस्कुलर या तो आईवी देते हैं, तो वो व्हीकल के थ्रू हम एनिमल को ड्रग देते हैं। लेकिन ये प्लेसेबो में क्या करेंगे, हम सीधा सिर्फ सिंपली व्हीकल ही देंगे, जिसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं होगा जो एनिमल के डिजीज़ को क्योर करेगा, लेकिन सेटिस्फैक्टरी एनिमल के मेंटल हेल्थ की सेटिस्फैक्टरी और ऑनर की सेटिस्फैक्टरी की वजह से जो थेरापी करते हैं और उसको क्योर भी हो जाता है, ऐसी टाइप की थेरापी को हम प्लेसेबो थेरापी बोलते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की थेरापी है जो मैंने ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दिया है। इसमें क्या रहता है, कोई जनरली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हमें टर्मिनोलॉजी इन फ्यूचर हम जो भी
सब्जेक्ट में टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे तो वो टर्मिनोलॉजी हमें उसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो मैं इधर फास्ट दे रहा हूँ आपको। अब फार्मेकोलॉजी में वेरियस उसकी ब्रांचेस है, लाइक क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी, कीमोथेरापी, वो सारी कौन से ब्रांचेस है और कौन से ब्रांचेस में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है वो मैं आपको इधर बताऊंगा। फर्स्ट वन इज द क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। इट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ ड्रग इन क्लिनिकल कंडीशन। मतलब जो हम ड्रग डिज़ाइन तो कर लिया है लेकिन वो ड्रग क्लिनिकल कंडीशन में कितना यूजेबल है, तो वो रिलेटेड जो भी इवोल्यूशन करेंगे वो क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी में आएगा। देन सेकंड वन इज द एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इफेक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इन एनिमल टिश्यू और एनिमल इन लेबोरेटरी कंडीशन। इस डेफिनेशन में लेबोरेटरी कंडीशन वर्ड आना मस्ट है। क्यों, वो मैं आपको समझाऊंगा। इधर एक ड्राइंग में देखो दिया गया है कि ये एक माइस है जिसको हम कोई एक ड्रग दे रहे हैं। तो वो ड्रग देने के बाद उसमें कौन सी इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी मतलब वो ड्रग एक्चुअल में डिजीज क्योर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ इधर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी में पढ़ाई जाएगी। अब आप सबको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। चलो सपोज के कोई हमने आज एक कंपाउंड डिज़ाइन किया है। अब डिज़ाइन करने के बाद वो ड्रग सीधा तो हम एनिमल में या तो ह्यूमन में नहीं दे सकते, क्योंकि वो ड्रग की साइड इफ़ेक्ट क्या है, वो कोई टॉक्सिसिटी तो प्रोड्यूस नहीं करता है ना। तो ये सारी चीज़ हम कैसे पता करते हैं, तो वो सारी चीज़ हम क्या करते हैं, एनिमल को देते हैं। कौन से एनिमल को, लेबोरेटरी एनिमल। लेबोरेटरी एनिमल में क्या क्या आता है, रेट है, माइस है, रेबिट है, वो सारी चीज़ें आती है। पहले तो क्या करते हैं, हम ड्रग बनाते हैं। ड्रग बनाने के बाद उसमें उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी डिटेक्ट करते हैं कि हाँ हमने ये जो ड्रग बनाया है उसके अंदर ये कंपाउंड है और ये उसका एक्टिव फॉर्म है, वो पता कर लिया। अब चलो एनिमल बॉडी के अंदर जाने के बाद वो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है, तो वो डायरेक्ट तो हम सीधा एनिमल को दे नहीं पाएंगे। चलो सपोज कि उसमें टॉक्सिसिटी हुई और एनिमल मर गया तो भी दिक्कत आएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले उसका क्लिनिकल ट्रायल लेते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल जिसको बोलते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल में क्या रहता है कि वो ड्रग को हम एनिमल के डोज में कन्वर्ट करके रेट, माइस या तो गिनी पिग, रेबिट जैसे लेबोरेटरी एनिमल को देते हैं। बाद में उसमें ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि हाँ ये हमारा ड्रग ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एनिमल मर तो नहीं जा रहा है, या तो एनिमल को कोई दूसरी चीज़ तो नहीं हो रही है। वो सारी चीज़ होने के बाद वो प्री क्लिनिकल में से वो ड्रग पास होती है। अब प्री क्लिनिकल जैसे ही ट्रायल पास करेगी बाद में वो क्लिनिकल ट्रायल में जाएगी, तब तक क्लिनिकल ट्रायल को अप्रूवल नहीं मिलता है। तो ड्रग की ये साइकिल है जो मैंने आपको ब्रीफली समझाई कि ड्रग बनने के बाद वो मार्केट में कैसे आती है और हमारे एनिमल में या तो ह्यूमन में कैसे यूज़ होती है। तो पहले ड्रग डिज़ाइनिंग करते हैं, देन उसका प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है। प्री क्लिनिकल ट्रायल में जैसे ही वो पास होगी उसके बाद वो क्लिनिकल ट्रायल में जाता है। क्लिनिकल ट्रायल में भी 2-3 अलग अलग फेज़ होते हैं, जो फेज़ में अलग अलग ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और बाद में जब वो सेफ ड्रग, उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं प्रोड्यूस हो रही है, जेनेटिकली कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा है ना एनिमल या तो ह्यूमन के बॉडी के अंदर, वो सारी चीज़ देखने के बाद वो ड्रग को अप्रूवल मिलता है और बाद में वो ड्रग मार्केट में आती है। तो ये सारी चीज़ें होती है एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी में। अब फार्मेकोजेनेटिक्स और फार्मेकोजिनोमिक्स, इसमें क्लियरली हमें पता चल गया है कि फार्मेको मतलब ड्रग और जीनोमिक्स समथिंग रिलेटेड टू द जीन। तो इसमें क्या आएगा, जो जीनेटिक उसका इफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, कोई ड्रग जीनेटिकली कोई एनिमल को डिफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है नहीं कर रही है, पॉपुलेशन में जाने के बाद वो जीनेटिक कोई ऐसी
साइड इफेक्ट तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या तो फिर वो जो जेनेटिक ऑलरेडी डिजीज है उसको क्योर करने के लिए जो ड्रग यूज़ हो रही है वो जेनेटिक कैसे मॉडिफाई कर रही है, हमारे एनिमल बॉडी या तो ह्यूमन बॉडी में कैसे जेनेटिकली वो इफेक्ट कर रही है, वो सारी चीज़ रिलेटेड इसमें जो पढ़ रहे हैं उसको फार्मेकोजीनोमिक्स बोलते हैं। तो ये सारे कुछ कुछ टर्म है मैंने आपको डिटेल में समझाए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी एंड फार्मेकोजीनोमिक्स कभी कभार एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो जैसे ही लेबोरेटरी कंडीशन आए हमें सीधा मगज में ये लाइट हो जानी चाहिए कि ये एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी में आएगी। अब फार्मेको एपिडर्मियोलॉजी। एपिडर्मियोलॉजी हम जैसे ही ये वर्ड देखेंगे हमें पता चल जाएगा। एपिडर्मियोलॉजी समथिंग रिलेटेड टू द पॉपुलेशन एंड फार्मेकोलॉजी मीन्स ड्रग। हमारा जो ड्रग कंपाउंड है वो पॉपुलेशन के ऊपर कैसे इफेक्ट कर रहा है। ये सपोज के चलो हमने कोई 500 ह्यूमन को ड्रग दिया जिसमें से 300 में इफेक्ट आई लेकिन बाकी के 200 में इफेक्ट नहीं आई, तो वो सारी स्टडी है, वो सारा डेटा है, वो सारी मतलब इफेक्ट है, वो हम कौन से सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, वो फार्मेको एपिडर्मियोलॉजी। ये सारी चीज़ जब हम स्टडी करेंगे कोई भी ड्रग के बारे में तो वो स्टडी को हम फार्मेको एपिडर्मियोलॉजी बोलते हैं। देन फार्मेको इकोनॉमिक्स, इसमें क्या रहता है कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग है समथिंग रिलेटेड टू द कॉस्ट। इकोनॉमिक्स मीन्स कॉस्ट और फार्मेकोलॉजी मीन्स ड्रग। तो फार्मेक मीन ड्रग एंड उसका कॉस्टिंग क्या है वो हम सीधा इस वर्ड से ही पता चल जाएगा कि फार्मेको इकोनॉमिक्स में क्या आएगा। फार्मेक मीन्स ड्रग्स एंड इकोनॉमिक्स मीन्स उसका कॉस्टिंग। तो इट इज़ द डील्स विद द स्टडी ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट। सपोज कि कोई चीज़ का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन उसका हमें कॉस्ट भी तो परवड़ना चाहिए ना, तो कॉस्ट रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी स्टडी कर रहे हैं वो फार्मेको इकोनॉमिक्स में आता है। देन कीमोथेरापी। चलो मैं इसमें थोड़ा डिटेल में जाऊँगा क्योंकि कीमोथेरापी एक हमारा पूरा सब्जेक्ट का पार्ट है। पहले जनरल फार्मेकोलॉजी आया, फिर सिस्टमिक फार्मेकोलॉजी एंड थर्ड वन इज द कीमोथेरापी, जो हम पूरा एक पार्ट है पूरा हमारा फार्मेकोलॉजी का। तो कीमोथेरापी में पहले मैं डीप में जाता हूँ। चलो कोई भी डिजीज़ है तो वो कैसे प्रोड्यूस होता है। हम सबको पता है कि कोई भी डिजीज़ या तो बैक्टीरिया या तो वायरस या तो फंगस मेनली इससे प्रोड्यूस होता है। सब कभी कभार पैरासाइट से भी प्रोड्यूस होता है। तो वो पैरासाइट, वायरस, फंगस या तो बैक्टीरिया, वो डिजीज़ को क्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या तो जो भी ये डिजीज़ कोजिंग एजेंट है उसका ग्रोथ हमें अटकाना पड़ेगा, या तो फिर अगर हम अटका नहीं सकते हैं या तो फिर उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। क्योंकि जब ये पॉजिटिव एजेंट डिस्ट्रॉय हो गए तभी तो ये हमारा डिजीज़ होगा वो क्योर होगा। तो हमें डिजीज़ क्योर करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उसका पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है या तो पैरासाइट है, तो पैरासाइट को हमें मारना पड़ेगा या तो उसका ग्रोथ अटकाना पड़ेगा। दो तरीके से हम उसको डिजीज़ को क्योर करने के लिए कर सकते हैं। तो ऐसी ड्रग जो इसका या तो ग्रोथ अटकाए या तो फिर उसका मतलब डिस्ट्रॉय करे एजेंट को, तो वो जो ड्रग के बारे में हम पढ़ेंगे उसको हम केमोथेरापी बोलेंगे। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेकोलॉजी डीलिंग विद द ड्रग दैट selectively inhibit or destroy specific agent of the disease such as a bacteria, virus, fungi and other parasite। इसमें क्या होगा, जो भी ड्रग होगी जो पैरासाइट, वायरस, फंगस और बैक्टीरिया से डिजीज़ जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको क्योर करेगी, वो डिजीज़ को अटकाएगी। कैसे, तो कि वो बैक्टीरिया या तो वायरस को मार देगी या तो फिर उसका ग्रोथ जो होता है उसको इनिबिट करेगी। तो ग्रोथ को इनिबिट करेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी जो
बैक्टीरिया और वायरस की वजह से जो डिजीज प्रोग्रेस कर रहा होगा वो अटक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें केमोथेरापी में आती है। अब टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी हम वर्ड ही देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, टॉक्स। टॉक्स मीन्स पॉइजन, समथिंग जो पॉइजन से रिलेटेड है वो टॉक्सिकोलॉजी में आएगा। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग और केमिकल और लिविंग सिस्टम, रिसेंटली डिफाइंड as a scientist that the definition limited of safety of chemical agent to human and animal population। जनरली इसमें क्या होता है, कोई भी टॉक्सिन होता है या तो वो केमिकल होगा, वो केमिकल या तो वो प्लांट ओरिजिन होगा या तो वो एनिमल ओरिजिन होगा और या तो सिंथेटिक होगा। तो ये सारे केमिकल, ये सारे सोर्स में से जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है वो टॉक्सिन का कैसे हो रहा है, मतलब हाउ वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिसिटी, देन उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो कैसे प्रोड्यूस करती है, देन अब प्रोड्यूस तो कर दिया लेकिन उसको क्योर कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ इस टॉक्सिकोलॉजी में हम पढ़ेंगे। क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जब एनिमल जनरली क्या करता है, ग्रेजिंग करता है, तो उसको पता नहीं चलता है कि ये टॉक्सिन है हमारी बॉडी के लिए और वो खा लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो वो हमें टॉक्सिसिटी पहले तो आइडेंटिफाई करनी है कि हाँ ये टॉक्सिसिटी इस कंपाउंड की वजह से ही प्रोड्यूस हुई है और हमें इसको क्योर करने के लिए ये ड्रग देनी पड़ेगी। तो पहले तो हम ड्रग सिलेक्ट करने से पहले उसका टॉक्सिन, जो टॉक्सिन है उसका नेचर पता होना चाहिए कि ये आगे प्रोग्नोसिस पता होना चाहिए। प्रोग्नोसिस मीन्स फ्यूचर, सपोज के कोई हमने डिजीज़ हुआ है और डिजीज़ में आगे क्या होगा, मतलब सपोर्टिवली क्या होगा उसमें, तो वो हम प्रिडिक्ट करेंगे, उसको हम प्रोग्नोसिस बोलते हैं कि हाँ इसका क्योर हो ही जाएगा और इसमें क्योर नहीं होगा, तो वो उसको हम प्रोग्नोसिस बोलते हैं। तो प्रोग्नोसिस के पहले हमें वो जो टॉक्सिन है उसके बारे में पता चलना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम इधर टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ेंगे। अब फार्माकोविजिलेंस, इट रिफर टू द कलेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, मेंटेनेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पॉन्टाजियस रिपोर्ट ऑफ सस्पेक्टेड एडवर्स इवेंट एसोसिएट विद द एज ऑफ मार्क मेडिसिनल प्रोडक्ट। इसमें मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ क्योंकि ये टर्म थोड़ा मतलब अटपटा है। फार्माकोविजिलेंस, विजिलेंस का मीनिंग जनरली हम क्या होता है, किसी के ऊपर सर्विलेंस, वॉच रखना। वो क्यों इम्पोर्टेंट है पहले तो मैं वो आपको समझाता हूँ। सपोज के चलो कोई एक ड्रग मार्केट में आई, मार्केट में आने के बाद वो डिजीज़ है वो क्योर भी करती है अच्छे से, तो वो हमें रिजल्ट भी मिल गया, लेकिन ये कंटिन्यू सपोज के 10 ईयर के बाद ये ड्रग की वजह से कोई मेजर एडवर्स इफेक्ट हो रही है पॉपुलेशन में, तो इसकी वजह से तो क्या होगा, पूरा पॉपुलेशन इफेक्टेड हो जाएगा। और ये ऐसी एडवर्स इफेक्ट है जो क्योर नहीं कर सकते हैं। तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई ड्रग हम दे रहे हैं सपोज के एनिमल या तो ह्यूमन के पॉपुलेशन में, तो वो कोई लंबे टाइम के बाद 10 ईयर 5 ईयर के बाद कोई ऐसी एडवर्स इफेक्ट तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है ना, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आ सके। तो वो सारा वॉच रखने का, रिपोर्टिंग करने का, वो सारी चीज़ें इस फार्माकोविजिलेंस में आता है। तो क्या होता है उसमें, कलेक्टिवली वो मार्केट में इन्वेस्टिगेशन चलता है कि हाँ ये ड्रग आई है तो ये सपोज के 5000 के पॉपुलेशन में हमने दी है, तो इसमें से 2000 को क्योर हो गया लेकिन 3000 को क्योर नहीं हुआ,
तो ये सारी चीज़ रिपोर्टिंग कौन सी ब्रांच करती है? फार्मेकोविजिलेंस। इसमें भी रिपोर्ट जनरेट होते हैं और गवर्नमेंट में सबमिट होते हैं कि हाँ ये ड्रग सेफ है और ये मार्केट पॉपुलेशन में हमें कोई ऐसी इफेक्ट नहीं कर रहा है। ये सारी रिपोर्टिंग फार्मेकोविजिलेंस में है। ये जनरली हमारे ह्यूमन और एनिमल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर विजिलेंस नहीं रखा गया तो मार्केट में कोई भी ऐसी प्रोडक्ट आ जाएगी जो एडवर्स इफेक्ट कर रहा हो और बाद में जाके हमें बहुत बड़ा मतलब ट्रेजेडी भी क्रिएट कर सकता है। तो ये फार्मेकोविजिलेंस का मैंने आपको इधर इम्पोर्टेंट बता दिया। अब मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में क्या आता है कि कोई भी ड्रग है तो ड्रग या तो वो सॉलिड फॉर्म में होगी, या तो वो लिक्विड फॉर्म में होगी, या तो वो गैसियस फॉर्म में होगी। तो सॉलिड फॉर्म में होगी तो वो तो हमें ग्राम में या तो मिलीग्राम में या तो किलोग्राम में वेट करके एनिमल को देना पड़ेगा। देन लिक्विड फॉर्म में होगी तो माइक्रोलीटर, ml, लीटर जैसे वॉल्यूम करके उसको एनिमल को देना पड़ेगा। और गैसियस में भी लीटर में हमें मेज़र करके उसको देना पड़ेगा। तो ये जो मेज़रमेंट है ना, उसको हम मेट्रोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ वेट एंड मेजरमेंट इज एप्लीकेबल टू प्रिपेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। कोई भी ड्रग होगी वो हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हाँ इतना वॉल्यूम हमें एनिमल को देना है, तो इतना वॉल्यूम हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा वाइल में से या तो किसी भी और की चीज़, और इतना वॉल्यूम हम इतना ही वॉल्यूम जाना चाहिए। तो वो मेजरमेंट कैसे पता चलेगा? ये मेट्रोलॉजी में आता है। देन पोसोलॉजी, ग्रीक वर्ड पोसो मीन हाउ मच इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग डोज डिटर्मिनेशन। इसमें क्या होता है कि सपोज के कोई ड्रग है, उसका कितना क्वांटिटी हमें एनिमल को देना है, एडमिनिस्टर करना है, वो सारी चीज़ें ये पोसोलॉजी में आएगा। देन फार्माकोस्यूटिक्स में साइंस डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, जनरली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो फार्मास्यूटिक्स बोलते हैं। फार्मास्यूटिक्स में क्या होता है कि जो ड्रग सपोज के ये पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल एक कंपाउंड है, लेकिन अलग अलग कंपनियां उसको बनाती है। कोई कंपनी है वो 250 mg वाली टेबलेट बेचती है, कोई 500 mg वाली बेचती है, कोई 600 550 650 mg वाली टेबलेट बेचती है। तो वो कैसे प्रिपेयर होती है, वो भी लार्ज स्केल में। इसमें क्या रहता है, बड़े बड़े मशीनरी रहती है जिसमें जो ड्रग एक साथ मतलब टन के हिसाब से वो प्रोड्यूस करते हैं मेडिसिन। जो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं उसको हम फार्मास्यूटिक्स बोलेंगे। अब न्यूरोफार्मेकोलॉजी, न्यूरो मीन्स हम सबको पता है समथिंग रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जो भी ड्रग इफ़ेक्ट करेगी, कैसे इफ़ेक्ट करेगी, कोई एडवर्स इफ़ेक्ट तो नहीं करेगी, हाउ मतलब उसका मैकेनिज्म क्या होगा, फार्मेकोकाइनेटिक क्या होगा, फार्मेकोडायनेमिक क्या होगा, वो सारी रिलेटेड टर्म ये न्यूरोफार्मेकोलॉजी में आएगी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्शन एंड इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन नर्वस सिस्टम। देन immunopharmacology, it deals with the study of drug induced immunosuppression और immunomodulation। ये immunosuppression या तो immunomodulation, कभी कभार क्या रहता है एनिमल बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, जिसमें इम्यूनिटी की वजह से इतना इम्यूनिटी उसमें डेवलप हो जाता है कि वो इम्यूनिटी ही खुद एक डिजीज प्रोड्यूस कर रहा हो। तो वो उसको क्या करते हैं, हम इम्यूनो सप्रेस कर देते हैं, मतलब उसकी इम्यूनिटी है उसको सप्रेस कर देते हैं। तो जो वो ड्रग यूज़ होती है उसमें इम्यूनो सप्रेशन बोलते हैं। और कभी कभार क्या रहता है कुछ कुछ एनिमल में मतलब इम्यूनिटी इतनी डाउन होती है
कि जिसकी वजह से उसमें डिजीज़ इजीली प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, उसकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करेंगे, तो उसको हम इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ड्रग से जुड़ी हुई है वो इम्यूनो फार्माकोलॉजी में आएगा। अब मोलेक्युलर फार्माकोलॉजी, मोलेक्यूल जो ड्रग का रहता है, ये सपोज कि कोई हमने ड्रग बनाई, तो वो ड्रग का मोलेक्यूल, उसमें कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन कैसे है, ये तो सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो मोलेक्यूल हमें कैसे डिज़ाइन करना है, इसका इतने कार्बन होने चाहिए, इतने हाइड्रोजन होने चाहिए, तो ये इसके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, इसके आसपास इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसको ये फ्री फ्रॉम में ये कंपाउंड होना चाहिए। तो वो सारे मोलेक्युलर कैसे डिज़ाइन करना है, वो सारी चीज़ें मोलेक्युलर फार्माकोलॉजी में आती है। देन फार्माकोमेट्रिक्स, प्रीवियसली जैसे हमने पढ़ा कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी जो मेजरमेंट करते हैं ड्रग का, वो फार्माकोमेट्रिक्स में आता है। इसमें डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप आता है। मैं ब्रीफली आपको समझा दूं कि सपोज कि कोई हम एनिमल के अंदर ड्रग देंगे ना, तो उसका ड्रग का हम कॉन्सेंट्रेशन मेज़र करेंगे, तो इनिशियली वो मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो बढ़ना बंद हो जाएगा और बाद में डिक्रीज होता जाएगा। तो वो इतने डोज पे ही सपोज के चलो ये है, ये कोई 50 mg डोज है, तभी वो मतलब उसका जो थेराप्यूटिक यूज़ है वो कर रहा है। लेकिन अगर ये 50 की जगह पे हम 20 mg देंगे, तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना ही बढ़ेगा और ये फिर से एक्सप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 20 mg में ये थेराप्यूटिक वो क्योर नहीं कर रहा है। तो ये जो फार्माकोमेट्रिक्स है, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इसको बोलते हैं, कि डोज बढ़ाएंगे तो उसका रिस्पॉन्स बढ़ेगा, डोज कम करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स कम होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो ये सारी चीज़ें फार्माकोमेट्रिक्स में आती है। अब हमने जो फार्माकोलॉजी की जो ब्रांचेस है उसके बारे में तो हमने सब कुछ समझ लिया। अब क्या करेंगे, हम जो ड्रग है उसके रिलेटेड जो थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी बची है वो मैं 1 by 1 इधर कवर करूँगा। ड्रग है तो ड्रग वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब। हर्ब मीन्स ऐसा कोई कंपाउंड जो डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट या तो मिटिगेशन ऑफ द डिजीज इन ह्यूमन एज वेल एज एनिमल में यूज़ हो रहा है, वो कंपाउंड को हम ड्रग बोलेंगे। ड्रग में जनरली क्या होता है, ड्रग का मेनली पहले तो यूज़ क्या है, या तो वो जो डिजीज़ होगा उसको वो क्योर करेगा, अगर क्योर नहीं कर पा रहा है तो उसको प्रिवेंट करेगा, मतलब डिजीज़ को प्रोड्यूस ही नहीं होने देगा। चलो प्रिवेंट भी नहीं हो रहा है तो या तो फिर वो डायग्नोसिस में यूज़ हो रहा है कि कोई डिजीज़ है जिसका डायग्नोसिस करना है, तो इसमें कोई कंपाउंड यूज़ हो रहा है। इसका मैं ब्रीफली समझाऊँ, थोड़ा सब्जेक्ट से बाहर जा रहा हूँ। सपोज कि कोई हमें एक्सरे लेना है, लेकिन ऑर्गन का लेना है जिसमें हमें देखना है कि इसके आगे वो जा रहा है कि एनिमल ब्लॉकेज है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जनरली एनिमल को कोई स्पेसिफिक तरह की डाई आती है ना, डाई जो डाई होती है वो इंजेक्शन मतलब उसको खिलाते हैं। तो इंजेस्ट करने के बाद क्या होता है, वो डाई इंटेस्टाइन में जाती है, तो उसका हमें हाफ लाइफ पता होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम उसका एक्सरे निकालेंगे। तो जहाँ पे वो डाई अटकेगी वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि इधर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। तो ये क्या किया हमने, ये ऑब्स्ट्रक्शन को डायग्नोस किया। तो जो ये डाई यूज़ हुई वो एज ए डायग्नोस्टिक पर्पस यूज़ हुई।
तो इसको भी हम वन टाइप की एक ड्रग ही बोलेंगे। तो समझ में आ गया कि ये ड्रग क्या होती है। तो या तो ट्रीटमेंट में, या तो डायग्नोसिस में, या तो प्रिवेंट में जो भी यूज़, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो यूज़ होता है उसको हम ड्रग बोलेंगे। तो ड्रग की डेफिनेशन तो पता चल गया। अब डमी ड्रग क्या है? कभी कभार क्या रहता है, कोई हम एनिमल को ऐसा लिक्विड देते हैं जिसमें कोई एक्टिव कंपाउंड है ही नहीं, जिसमें कोई एक्टिव कंपाउंड है ही नहीं जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसको साइकोलॉजिकली हम क्योर करने के लिए उसको एक व्हीकल देते हैं जिसका कोई रोल नहीं है डिसीज़ को मतलब प्रिवेंशन या तो ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन साइकोलॉजिकली उसको सेटिस्फेक्शन मिले एनिमल को या तो ह्यूमन को, इसलिए हम ये कंपाउंड दे रहे हैं और उसको क्योर भी हो जा रहा है। तो ऐसी ड्रग को हम उसको क्या बोलेंगे? प्लेसेबो, जिसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता है लेकिन फिर भी वो थेराप्यूटिक में यूज़ होता है एज ए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से। तो ऐसे कंपाउंड को हम प्लेसेबो बोलेंगे। अब प्रो ड्रग, इट इज़ द ड्रग आफ्टर मेटाबॉलिक एक्टिवेशन प्रोड्यूस द थेरापेटिक इफेक्ट। मतलब जो ड्रग होता है वो कभी कभार क्या रहता है, वही मतलब केमिकल प्रॉपर्टी एनिमल के अंदर जाने के बाद इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन इसके ऊपर स्पेशल बॉडी के एंजाइम रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, ड्रग का कोई अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। उसका कोई जो केमिकली या तो फिजिकली या तो कोई बायोकेमिकली उसको अलग ही रूप मिल जाता है, और अलग किया हुआ रूप एक्चुअल में इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो ड्रग को हम क्या बोलेंगे? प्रो ड्रग। देन डोज में क्या आता है? क्वांटिटी ऑफ द ड्रग गिवन एट द टाइम ऑफ गेट डिजायर रिस्पॉन्स। मैं ब्रीफली समझाता हूँ आपको, आगे भी मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ था। सपोज के चलो हम कोई एनिमल में डिजीज़ हो रहा है, तो उसको क्योर करने के लिए हम सपोज के 50 mg ड्रग दे रहे हैं, 50 mg पर kg। तो ये 50 mg क्या है? वो उसका डोज है। ये कैसे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि चलो सपोज के 50 की जगह पे हम उसको 20 mg पर kg दे रहे हैं तो उसमें इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, और 60 mg दे रहे हैं तो उसमें एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। तो 50 mg एग्जैक्ट हमें वो मेज़र करके उसको देना पड़ेगा एनिमल को। तो ये 50 mg क्या है? उसका डोज है। डोज मीन्स के क्वांटिटी, जो ड्रग है उसकी क्वांटिटी क्या है, तो वो हमें डोज बोलते हैं। तो उसको क्या जनरली क्वांटिटी किस में आता है? mg पर kg में जनरली कंसिडर की जाती है। और अगर बॉडी सरफेस एरिया, ये तो मेनली कैंसरस ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। कभी कभार क्या रहता है कि जो ड्रग होती है वो बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग दी जाती है, लेकिन जनरली केजी के जो एनिमल का बॉडी वेट होता है केजी में, उसके अकॉर्डिंग एनिमल को दी ड्रग दी जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? mg पर kg। डन। अब डोजेस, चलो आज एक एनिमल को 50 mg दे दिया, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम कब देंगे और नेक्स्ट टाइम कितने घंटे के बाद देंगे, या तो फिर उसकी थेरापी का ड्यूरेशन क्या है। तो वो ड्यूरेशन जाने के लिए हम उसको बोलेंगे डोजेज। उसमें क्या होता है, जो उसका डोज, इधर डोज क्या है 10 mg, देन उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब दिन में कितनी बार देना है, बाइस इन अ डे, एंड उसका ड्यूरेशन ऑफ द थेरापी कितने दिन तक देना है। तो क्या 5 दिन तक 10 mg पर kg दिन में 2 बार देंगे तो वो डिजीज क्योर होगा। तो ये पूरा टर्म क्या होगा? डोज, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड थेरापी।
ये सारी चीज़ ये फ्रीक्वेंसी के साथ हम करेंगे तो इसको डोजेस बोलते हैं। देन डोजेज रेजिमेन और डोज शेड्यूल, कंप्लीट शेड्यूल ऑफ द थेरापी, उसमें फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें एक नई चीज़ ऐड हुई है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सपोज के 10 mg पर kg वाला ड्रग है, वो हम दिन में 2 बार 5 दिन तक इंट्रामस्क्यूलरली, ये सारे जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा एक चैप्टर है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि वो कौन से रूट है, कौन से रूट से कौन सी ड्रग दी जाती है, वो इसमें क्योर करेगा। और उसको शॉर्ट फॉर्म में इंट्रामस्क्यूलर को IM लिखते हैं। तो वो सारी चीज़ें इधर दी हुई है। तो वो जो कंप्लीट शेड्यूल है वो डोज रेजिमेन में आएगा। देन लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज, ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूँ। चलो, कोई डिजीज़ हुआ है एनिमल के अंदर, तो डिजीज़ को पहले हमने डायग्नोसिस किया। अब डायग्नोस करने के बाद वो डिजीज़ तब क्योर होगा कि उसके अंदर, बॉडी के अंदर सपोज 50 mg कंटिन्यू उसका कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए। तो पहले तो हम ड्रग देंगे तो डायरेक्ट तो सीधा 50 mg उसके अंदर हो ही नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 50 की जगह पे 70 mg देंगे। 70 mg देंगे तो वो लोडिंग डोज हुआ हमारा कि इनिशियली जो लार्ज डोज हम दे रहे हैं, हमें चाहिए 50 mg, लेकिन पहली बार हम दे रहे हैं और इनिशियली जो इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो लार्ज डोज, उसका मैक्सिमम लिमिट वाला डोज दे रहे हैं, तो उसको हम लोडिंग, पहली बार जो दे रहे हैं, क्यों लोडिंग डोज क्यों इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली हम 50 mg देंगे तो एक्चुअल में 50 mg उसके अंदर क्यों, मतलब जो एनिमल है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन वो 50 mg पाई नहीं जाएगी। इसकी जगह पे हम 70 mg देंगे तो थोड़ी डिग्रेड होते होते, उसका मेटाबॉलिज्म होते होते लास्ट में एनिमल के अंदर 50 mg कॉन्सेंट्रेशन उसका क्योर हो जाएगा और हमें डिजीज़ क्योर करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन आफ्टर, अब चलो आज हमने उसका 50 mg दिया, बाद में वो कंटिन्यू 5 दिन तक, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे इधर दे रहा हूँ, कोई ऐसा है नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 दिन तक उसके बॉडी के अंदर 50 mg ही चाहिए। अगर वो 50 mg से कम हुआ तो वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको लार्ज डोज देंगे 70 mg। तो ये 70 mg क्यों हुआ, उसका लोडिंग डोज। लेकिन आफ्टर 5 दिन तक हम उसको 50 mg ही देंगे, तो वो 50 mg इसका क्या हुआ, मेंटेनेंस डोज। वो जो कॉन्सेंट्रेशन रहती है उसको मेंटेन करने के लिए जो दिया जाता है उसको हम मेंटेनेंस डोज बोलेंगे। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गया। इन फ्यूचर सब्जेक्ट के काफ़ी कबार बीच में आएगा, इसका लोडिंग डोज ये है, इसका मेंटेनेंस डोज ये है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आए, इसलिए मैं इधर कवर कर रहा हूँ। अब डिवाइडेड डोज, कभी कभार क्या रहता है, जो एनिमल के अंदर लार्ज वॉल्यूम आता है, सपोज के 50 लीटर एग्जाम्पल के तौर पे, तो 50 लीटर एक साथ तो हम एनिमल को दे नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, कि 15-15 लीटर 3 बार देंगे और लास्ट में 5 लीटर देंगे। तो ये क्या हुआ, हम जो टोटल हमारा 50 लीटर है उसको हमने 4 टुकड़ों में डिवाइड किया। तो इसको क्या बोलेंगे, डिवाइडिंग ऑफ द डोज एंड लीथल डोज। अब लीथल डोज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीथल का पहले तो मीनिंग क्या है, लीथल मीन्स डेथ। सपोज के कोई एनिमल को हमें ड्रग दिया और वो एनिमल मर गया, उसका डेथ हो गया 50 mg पे, तो ये 50 mg एनिमल के लिए क्या हुआ, साबित हुआ, लीथल साबित हुआ। तो ये 50 mg इसका, ये एनिमल का लीथल डोज हो गया। इसमें क्या होता है, सपोज के चलो हमने 100 एनिमल में ये 100 mg 100 एनिमल में दिए,
और ये 100 एनिमल का मतलब डेथ हो गया, तो इसको हम लीथल डोज बोलते हैं, एलडी। लेकिन LD 50 करके भी एक टर्म्स आता है, साथ साथ बात निकली है तो समझा ही देता हूँ। LD 50 क्या है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछा भी जाता है। LD 50 क्या है? 50 मीन्स 50% और LD मीन्स लिथार्जी। अगर सपोज हमने 100 केटल में दी कोई भी ड्रग, उसमें से 50 एनिमल उसको मर गए लेकिन 50 एनिमल जिंदा रहे, तो ये डोज 100 एनिमल के लिए इसकी क्या हुई? LD 50 वैल्यू हुई। ये LD 50 वैल्यू के ऊपर से ही जनरली जो उसका ड्रग का डोज है वो मतलब डिसाइड किया जाता है। तो LD 50 वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉक्सिकोलॉजी में एज अ फार्मेकोलॉजी में। अब फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट, कोई अगर एनिमल के बॉडी के अंदर हम ड्रग देंगे तो ड्रग की वजह से उसमें कौन सी इफेक्ट, सपोज के कोई एनिमल में रेस्पायरेशन वो अच्छे से नहीं ले पा रहा है, लेकिन हमने ड्रग दी और वो अच्छे से रेस्पायरेशन अब नाउ कर रहा है, तो वो रेस्पायरेटरी इफेक्ट है, तो वो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट। जनरली ड्रग की दो तरह की इफेक्ट रहती है, एक तो फार्मेकोलॉजी कल इफेक्ट एंड एक उसकी रहती है टॉक्सिक या तो एडवर्स इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम ड्रग किस लिए दे रहे हैं? हमें कुछ बेनिफिशियल मिलना चाहिए ना, तो वो जो बेनिफिशियल इफेक्ट है वो सिमिलर टू द फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट। कोई सपोज के हम एनिमल के अंदर यूरिन प्रोड्यूस का वॉल्यूम ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए डायूरेटिक देते हैं, तो वो डायूरेटिक वाली इफेक्ट जो ड्रग होगी तो वो हमारी फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट है। लेकिन वो ड्रग देने की वजह से उसमें एनिमल के अंदर CNS या तो ANS डिप्रेशन हो रहा है, जो हमें नहीं चाहिए थी इफेक्ट, वो फिर भी वो ड्रग की वजह से वो इफेक्ट आ रही है, तो वो इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? उसकी टॉक्सिक इफेक्ट बोलेंगे। और जो हमें एक्चुअल में जो इफेक्ट चाहिए वो हमें मिल रही है, तो वो हमें फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट में वो चीज़ आएगी। ये साइड इफेक्ट की वन तरह की एक टॉक्सिक इफेक्ट ही है, जो हमें जनरली नहीं चाहिए लेकिन ड्रग की वजह से एनिमल में प्रोड्यूस हो रही है, तो वो हमें साइड इफेक्ट बोलेंगे। इट इज़ द अनडिजायरेबल इफेक्ट, जो हमें नहीं चाहिए। अनडिजायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस बाय अ नॉर्मल फार्मेकोलॉजिकल एक्टिंग ऑफ ड्रग हम दे रहे हैं, वो इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन साथ ऐसी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? एनिमल को स्ट्रेस पड़ रहा है, पेन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें वो साइड इफ़ेक्ट में आएगी। ड्रग देना भी पड़ेगा। अगर ये ड्रग साइड इफ़ेक्ट अगर ड्रग की ज़्यादा होगी, इफ़ेक्ट की फार्मेकोलॉजिकल इफ़ेक्ट की जगह पे उसकी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होगी, तो वो ड्रग हमारे लिए कोई काम की नहीं है। देन ट्रांजिएंट इफेक्ट, it is the pharmacological effect produced by a drug that remain for a short duration of time। चलो सपोज के कोई एक हम ड्रग दे रहे, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसमें डायूरेटिक प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन आफ्टर दैट वो कोई जो नॉर्मल करना चाहिए हमें, सपोज के 2 आवर के लिए या तो 4 आवर के बाद या तो एक दिन तक वो उसमें डायूरेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, इसकी जगह पे वो एक ही बार यूरिनेशन करवा के एनिमल को बाद में कोई यूरिनेशन नहीं मिल रहा है। मतलब फार्मेकोलॉजिकल प्रोड्यूस इफेक्ट कर तो रहा है, लेकिन वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कर रहा है, तो वो हमें वो ट्रांजिट इफेक्ट में आएगा। देन लेटेंट इफेक्ट, इट इज़ द फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट
प्रोड्यूस बाय अ ड्रग दैट हैव स्लो ऑनसेट ऑफ द एक्शन। इसमें क्या रहता है, चलो कोई ड्रग सीएनएस डिप्रेशन तो कर रहा है, चलो कोई एक मिनट, कोई एक ड्रग है जो एनिमल हाइपर सेंसिटिव है, मतलब सीएनएस की वजह से वो हाइपर एक्टिव है और हमें वो सीएनएस को डिप्रेस करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, सेडेटिव ड्रग देंगे। तो वो डिप्रेस तो हो रहा है, लेकिन जो 10 या तो 15 मिनट में होना चाहिए इसकी जगह पर 5 घंटे बाद हो रहा है, तो हमारे लिए तो ये डिजायरेबल नहीं होगा। तो ये स्लो, वो इफेक्ट तो प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो काफ़ी स्लो है। तो ऐसी ड्रग को हम, और ऐसी इफेक्ट को हम लेटेंट इफेक्ट, लेटेंट मीन्स लेट, जो जल्दी इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए इसकी जगह पे वो स्लोली इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट इफेक्ट। अब नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव इफेक्ट। अब चलो कोई भी ड्रग आज हमने दी तो वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन बार बार रिपीटेटिव, वो एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें कुछ अलग ही इफेक्ट आ रही है, या तो फिर इसमें इफेक्ट मिलना बंद हो गया है, तो ऐसे इफेक्ट को हम क्यूमुलेटिव इफेक्ट बोलेंगे। इट इज़ द प्रोग्रेसिव फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय सबमिट और इंक्रीमेंट डोजेस रिजल्ट फ्रॉम द रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डोज। मतलब या तो उसका डोज हम बढ़ाएंगे तो इफेक्ट मिलेगी, या तो फिर उसको हम रिपीटेडली देंगे तो इफेक्ट मिलेगी, तो ऐसी इफेक्ट को हम क्यूमुलेटिव इफेक्ट बोलते हैं। देन विड्रोवल इफेक्ट। सपोज के चलो कोई हम एनिमल को, मिल्किंग एनिमल है कोई हमारा, उसके अंदर हमने कोई ड्रग दी, वो उसके अंदर अच्छे से फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस तो कर रहा है, लेकिन साथ वो ड्रग मिल्क के अंदर एक्सक्रीट हो रहा है, तो ये उसके अंदर विड्रोवल की वजह से क्या कर रहा है, ये मिल्क के अंदर भी इसके डोजेस, या तो जो ड्रग के जो फॉर्मूला पार्टिकल हो गए या तो उसका अमाउंट होगा वो हमें डिटेक्ट होगा, तो वो कितने टाइम तक डिटेक्ट होगा वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम विड्रोवल इफेक्ट बोलते हैं। इट इज़ द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एब्रुप्ट स्टॉपेज ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली ऑफ एडिटिव एजेंट आफ्टर लॉन्ग यूज इन एनिमल और अ पेशेंट। सपोज के कोई ड्रग एनिमल के अंदर काफ़ी टाइम पे हम दे रहे हैं, तो वो मिल्क के अंदर हमें दिख रहा है कि वो उसका अमाउंट इसके अंदर इतने टाइम तक इसमें आ रहा है, जबकि वो ड्रग का हमें देना ही बंद कर दिया है आफ्टर सम टाइम, लेकिन उसका विड्रोवल मिल्क में ऑलरेडी हो रहा है, तो वो ऐसी टाइप की इफेक्ट को हम विड्रोवल इफेक्ट बोलेंगे। देन रिस्क बेनिफिट रेशियो, use of describe or compare adverse effect and beneficial effect of the drug after administration of the drug। हमें कोई भी ड्रग होगा तो उसका रिस्क बेनिफिट रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ड्रग की दो तरह की इफेक्ट होती है, ये तो फार्मेकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल, तो दोनों के बीच में साम्यता, मतलब फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट उसकी ज़्यादा रहनी चाहिए कंपेयर टू द टॉक्सिकोलॉजी, और कितने अमाउंट तक उसकी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है वो कैलकुलेशन को हम रिस्क बेनिफिट रेशियो बोलते हैं। देन स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, यूज टू डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग एंड इट्स फार्मेकोलॉजिकल एक्टिव, हाउ मच चेंज इन अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द एक्टिविटी। मतलब जो ड्रग है उसके अंदर स्ट्रक्चर, जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें चेंज करने की वजह से उसमें कितनी इफेक्ट में चेंज आता है, वो जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में आएगा।
देन ड्रग इंफॉर्मेशन सोर्सेस, जनरली ये फार्माकोपिया है। फार्माकोपिया में अलग अलग नेशन के फार्माकोपिया होता है, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, जिसमें ड्रग का इंफॉर्मेशन है जो पूरा दिया हुआ है। तो उसका मतलब सोर्स से लेके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, कैसे वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो सारा पूरा मतलब एक ग्रंथ बोलते हैं ना, वो उसको फार्माकोपिया बोलते हैं। इसमें मटेरियल मेडिका आता है, देन फार्माकोपिया में इंडियन फार्माकोपिया आईपी है, देन बीपी में ब्रिटिश फार्माकोपिया, वो सारी चीज़ें आती है। इसमें यूएसपी है, देन इंडियन फार्माकोपिया है, देन ब्रिटिश फार्माकोपिया है। इसमें अलग अलग ये जनरली क्यों यूज़ होता है, ये एक ऑफिशियल ड्रग का जो वो बुक बोलते हैं ना, वो होता है गवर्नमेंट का, कि इंडियन फार्माकोपिया सपोज है तो उसमें ये ड्रग का इतना डोज दिया गया है और इस मेथड से देना है, तो वो सारी चीज़ें इंडियन फार्माकोपिया में मेंशन की होती है। इसके अलावा अगर कोई वायलेंस करेगा तो वो पनिशेबल होगा। तो वैसे ही उसका अप्रूवल लेने के टाइम पे वो इंडियन फार्माकोपिया में अप्रूवल लेना है, ब्रिटिश फार्माकोपिया से लेना है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। देन फॉर्मूलाटीज, इसमें थेरापेटिक है, फार्मेसी है, रिलेटेड टर्म्स भी जो इंडिया का है, नेशनल फॉर्मुलेटरी ऑफ इंडिया NFI, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। NFI, देन वेटनरी फॉर्मूलरी, इसमें भी रॉयल सोसाइटी एंड ब्रिटिश वेटनरी एसोसिएशन में जो दी हुई है उसका अलग अलग एडिशन दिया गया है। ये अदर सोर्सेस है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में मार्टिनेडेला, देन मर्क इंडेक्स, मंथली इंडेक्स ऑफ मेडिकल स्पेशलिटीज, करंट इंडेक्स ऑफ मेडिकल स्पेशलिटीज, देन हिस्ट्री ऑफ द फार्माकोलॉजी। अब सीधा तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से जो एनिमल के बॉडी के ड्रग जो डेवलप किया है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हुई है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हम अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में, जो एंसिस्ट एंड मॉडर्न, जो अलग अलग साइंटिस्ट का जो योगदान दिया गया है जो आज तक के फार्माकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, इसके बारे में ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा। इसमें एंसिस्ट में जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ है, जैसे कि मॉडर्न फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ वेटनरी फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, ऐसे तरह के कुछ स्मॉल MCQ कभी कभार पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं इधर ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि ये क्या मतलब अलग अलग साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं। ये अलग अलग एंसिस्ट के साइंटिस्ट है। सपोज के इधर हिपोक्रेट्स है, उसको नॉन एज अ फादर ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन का फादर, इसको एंसिस्ट में हिपोक्रेट्स को बोला जाता है, क्योंकि इसने क्या किया, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज द डिजीज इन एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी रादर देन विजिटेशन फ्रॉम द गॉड्स। पहले के ज़माने में क्या करते थे लोग, ऐसा मानते थे कि गॉड की वजह से, मतलब गॉड हमारे ऊपर मतलब कोपायमान हुए हैं, इसकी वजह से ये जो हमारे को ये इफ़ेक्ट आ रही है। लेकिन हिपोक्रेट्स ने क्या बता दिया कि वो एक बॉडी का एबनॉर्मल रिएक्शन है, बॉडी का रिएक्शन की वजह से एनिमल के अंदर या तो ह्यूमन के अंदर डिजीज हो रहा है। तो ये सेंटेंस हिपोक्रेट्स ने दिया, इसकी वजह से उसको फादर ऑफ द मेडिसिन बोला जाता है। इसके अलावा इसने 4 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर फिलोसॉफी वेयर वाटर, फायर, एयर, अर्थ, इसके बारे में भी बताया गया है। देन यूज ऑफ द मेटाबॉलिक सॉल्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस बॉडी डिसऑर्डर के बारे में भी उसने इंट्रोडक्शन दिया था। देन फार्माकोग्नोसी में थियोफ्रेट्स है, उसको फार्माकोग्नोसी का फादर बोला जाता है।
देन गैलेनिकल प्रिपरेशन, गैलन ने एक प्रिपरेशन टिंचर आयोडीन एंड उसका एक्सट्रैक्ट का दिया है जो मेडिसिनल प्लांट के थ्रू भी यूज होता है। ही स्टार्ट टू प्रिपेयर अ ड्रग प्रिपरेशन बाय सोकिंग द प्लांट मटेरियल और बाय बॉइलिंग सच एज अ गैलेनिकल प्रिपरेशन। उसने क्या किया, जो प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो मेडिसिनल प्लांट के मेडिसिनली यूज किया। फर्स्ट टाइम इसने ये मेथड दी थी तो उसको गैलेनिकल प्रिपरेशन बोला गया था। देन पैरासेल्सस, इसके ये पैरासेल्सस साइंटिस्ट जो है इसका एक सेंटेंस काफ़ी फेमस है, ऑल सब्सटेंस आर पॉइजन्स देयर इज अ नन विच इज नॉट पॉइजन। मतलब सारे सब्सटेंस पॉइजन है, कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो पॉइजन नहीं है। कब तक, द राइट डोज डिफरेंशिएट द पॉइजन एंड रेमेडी। मतलब अगर कोई सब्सटेंस को हम राइट डोज में देंगे तो वो हमारे लिए एक रेमेडी की तरह यूज, मतलब थेरापिटिकली यूज होगा। लेकिन अगर वही सब्सटेंस को हम अलग मतलब हाई डोज या तो अलग डोज से देंगे, जो उसका राइट डोज नहीं है वो अलग तरीके से देंगे, तो वो हमारे लिए, एनिमल के लिए या तो ह्यूमन के लिए पॉइजनस है। ये सेंटेंस है पैरासेल्सस का। कभी कभार पूछा जाता है कि ये सेंटेंस किसने दिया है, तो आएगा पैरासेल्सस। देन मॉडर्न फार्माकोलॉजी में अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, जिसमें फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी है वो दिया गया है, लेकिन ये भी अलग अलग साइंटिस्ट है। सपोज के फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन, जो एरो पॉइजनिंग में जो क्योरिंग है, एक उसका एक्शन कैसे हुआ उसके बारे में उसने बताया था। देन ओसवाल्ड, इसको फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी बोला जाता है क्योंकि इसने एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन विद द टेक्निक फार्माकोलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज ड्रग इफेक्ट ऑन आइसोलेटेड टिश्यू। मतलब उसने क्या किया, टिश्यू को आइसोलेट किया और उसके जो टिश्यू के ऊपर डायरेक्ट उसको इफेक्ट ड्रग की जो देखी, वो एक मॉडर्न तरीका था। अब तक किसी को पता नहीं था कि डायरेक्ट टिश्यू के ऊपर ऐसे इफेक्ट भी ड्रग की देखी जा सकती है, तो ये एक मॉडर्न तरीका था। तो इसको फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी फर्स्ट टाइम इसने इन्वेस्टिगेट किया और एस्टेब्लिश किया, इसलिए उसको फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी कहा जाता है। ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट है जो जनरली सपोज एमसीक्यू में कभी कभार पूछे जाता है, जनरली काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। देन रामनाथ चोपड़ा, फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी इन इंडिया एट कलकत्ता स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन, मेड द फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑन इंडिजीनियस हर्ब, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी जम्मू, हैंस नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। इन्होंने जम्मू में जो ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी है उसकी स्थापना की है, उसका फाउंडर है, तो इसको सर रामनाथ चोपड़ा को फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी भी के नाम से भी जाना जाता है। देन जोन्स, फर्स्ट edition of the textbook of veterinary pharmacology and therapeutics by Jones in 1954, and he is regarded as a father of modern veterinary pharmacology। अब हमें पता होना चाहिए कि अगर सपोज कि फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी पूछा गया था तो वो सर रामनाथ चोपड़ा आएगा, लेकिन मेयर जोन्स को हम फादर ऑफ मॉडर्न वेटनरी फार्माकोलॉजी, अब तक के सिर्फ फार्माकोलॉजी का ही आता था, लेकिन वेटनरी फार्माकोलॉजी का अगर पूछा गया हो तो ये जोन्स आएगा इधर, कि जोन्स जो साइंटिस्ट है हमारा वो फादर ऑफ मॉडर्न वेटनरी फार्माकोलॉजी। इसके अलावा पॉल एलरिच, द फादर ऑफ केमोथेरापी, इन्होंने जो केमोथेरापी के ऊपर जो थ्योरी दी थी इसके ऊपर से इसको फादर ऑफ केमोथेरापी के भी बोला जाता है। देन एलेक्जेंडर वुड, इसने क्या किया, हाइपोडर्मिक नीडल एंड सिरिंज का मतलब इन्वेंशन किया, इसकी वजह से मेजर इन्फ्लुएंस आया। अब तक क्या होता था कि ड्रग को हम ओरली देते थे या तो अलग तरीके से इंजेक्ट कैसे करेंगे बॉडी के अंदर ताकि एनिमल को पेन भी ना हो और इजीली अंदर ड्रग एंटर भी हो जाए बॉडी के अंदर, तो अब तक किसी के पास वो तरीका नहीं था। लेकिन सर एलेक्जेंडर वुड ने ऐसा नीडल एंड सिरिंज का मतलब खोज की, जिसकी वजह से
इजीली जो ड्रग हमने बनाई है वो डिलीवरी कर सके एनिमल के बॉडी में। कभी कभार क्या रहता था कि ड्रग बन जाता था, वो कंपाउंड भी बन जाता, लेकिन अगर एनिमल के बॉडी के अंदर उसको एंटर करवाना हो तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता था, जिसकी वजह से एनिमल पेन भी होता था और कभी कभार डेथ भी हो जाता था। तो साइंटिस्ट के पास इसका कोई इलाज नहीं था कि हम इजीली उसको कैसे एंटर कर सके एनिमल बॉडी के अंदर कोई भी कंपाउंड। हमारा कंपाउंड तो रेडी है, लेकिन कंपाउंड को डिलीवरी के लिए डिलीवरी सिस्टम भी तो चाहिए। तो उसने क्या किया, हाइपोडर्मिक नीडल एंड सिरिंज का खोज किया, जिसकी वजह से काफ़ी एक मतलब सीधा इन्फ्लुएंस मिल गया कि हाँ ऐसे करेंगे। तो काफ़ी इन्वेस्टिगेशन बाद में हुए और यूज़फुल भी वो हुए। अब मैंने इधर ब्रीफली इधर समरी बनाई है कि अलग अलग साइंटिस्ट के सामने उसको कौन से चीज़ का बोल जा सकती है, वो इधर दिया हुआ है। कि फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी पूछा जाए तो रामनाथ चोपड़ा आता है। देन फादर ऑफ अमेरिकन वेटनरी फार्माकोलॉजी बोला जाए तो एल मेयर जोन्स आता है। देन लॉर्ड ऑफ धन्वंतरी, फादर ऑफ आयुर्वेदा। इसी तरह के कभी कभार MCQ शॉर्ट लाइन के पूछे जाता है। देन फर्स्ट वेटनरी कॉलेज इन इंडिया ओपन्स इन द बॉम्बे इन 1886। देन फर्स्ट वेटनरी स्कूल लेवन फ्रांस में 1761। ये जो लास्ट के 2 MCQ है वो काफ़ी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कहीं कभार पूछे जाते हैं, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है लास्ट स्लाइड। थैंक यू वेरी मच।